नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में कुलपति रहा। आज फिर से एक बार समाचार जरा हटके। चलिए पहला समाचार लेते क्रिकेट के बारे में, क्योंकि आजकल आईपीएल जोर शोर से चल रहा है। मालूम नहीं कौन सी 4 टीम फाइनल और सेमीफाइनल में जाएगी, आज तो पता नहीं है। लेकिन गुजरात अग्रेसर है। आज ही गुजरात ने दिल्ली को भी हराया। पता नहीं, शायद आगे गुजरात नंबर 1 भी आ जाए, भरोसा नहीं। लेकिन क्या ये क्रिकेटर्स की कमाई जो है वो कितनी करोड़ों की है, शायद आपको कल्पना भी नहीं होगी। इतना सारा पैसा उन्हें मिलता है। आप गिफ्ट के बारे में सोचिए मत। बिना गिफ्ट में भी जो खेलते हैं उसकी वजह से उनको मिलता जो रेवेन्यू है, जो उनकी आय है, जो आमदनी है, वो आमदनी के ऊपर उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है। अब अंदाज़ा लगाइए कि विराट कोहली कितना टैक्स देते होंगे। 66 करोड़ ऑफ रुपीज विराट कोहली इज पेइंग फॉर इनकम टैक्स। महेंद्र सिंह धोनी आजकल तो खेलने से ज़्यादा वो एडवर्टाइजमेंट में से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इतना अच्छा कमा रहे हैं कि उन्हें भी इनकम टैक्स में अपने 38 करोड़ रुपए देना पड़ता है। विराट कोहली 66 करोड़ ऑफ रुपीज़ इनकम टैक्स देते, धोनी 38 करोड़। वैसे अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में भी देखा जाए तो आजकल उनका तो खेलना तो है ही नहीं, बहुत मामूली, शायद कुछ एडवर्टाइजमेंट में से उनको पैसा मिलता होगा। लेकिन फिर भी वो 28 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स हर साल दे रहे हैं या गत साल दिया है। वैसे ये बंगाल के सौरभ गांगुली, जिनको भी टैक्स देना पड़ता है उनकी आय के आधार पर, 23 करोड़ रुपए का टैक्स वो देते हैं। गुजरात के खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। वैसे नए हैं, फिर भी उनकी आय भी इतनी बढ़ गई है कि इनकम टैक्स उनको 13 करोड़ रुपया हर साल भरना पड़ रहा है। ऋषभ पंत वैसे छोटा खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग करता है, लेकिन फिर भी उसकी आय अच्छी है, तो वो 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दे रहा है। रहाणे के बारे में 8 करोड़ है और बुमराह का 7 करोड़ है और शिखर धवन का 6 करोड़ का टैक्स है। आखिरी में अगर जाए तो हम केएल राहुल का देखें तो 5 करोड़ का इनकम टैक्स वो दे रहे हैं। इनकम टैक्स की रकम अगर इतनी है तो उनकी आय कितनी होगी, वो आप सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स में पसंदगी, सिलेक्शन, चॉइस वो अलग अलग है। अब उसमें से सिर्फ 2 हम हाथ में ले रहे हैं, एक स्मार्टफोन और दूसरा टैबलेट। कभी उसे आईपैड भी कहते हैं, जो एप्पल का है। तो टैबलेट ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या स्मार्टफोन? जो ध्यान में आ रहा है वो लोग आईपैड से ज़्यादा स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद करते हैं। दोनों के उपयोग अलग अलग है। आईपैड यानी टैबलेट्स, उसका तो उपयोग टोटली डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसको फ़ोन का भी उपयोग उसमें हो सकता है। इट कैन बी अटैच फॉर द कम्युनिकेशन। तो जो ध्यान में आ रहा है वो दक्षिण कोरिया में 97% लोग स्मार्टफोन ज़्यादा पसंद करते हैं टैबलेट से। लेकिन फिर भी टैबलेट में भी वो पीछे नहीं है। 53% लोग टैबलेट का उपयोग करते हैं। दक्षिण कोरिया के बाद अगर हम जर्मनी देखें तो जर्मनी भी 96% लोग स्मार्टफोन को पसंद करते हैं और टैबलेट 58% पसंद करते हैं। तो हमारा भारत का भी नंबर तो आना चाहिए ना। तो भारत के लोग 96% स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं और वह टैबलेट वाला जो है वो सिर्फ 43% है। ब्रिटेन में 95% स्मार्टफोन पसंद है और 58%
उनका टैबलेट पर है। फ्रांस में 95% मोबाइल स्मार्टफोन और 47% टैबलेट। देखिए अभी चीन जो है उसका स्मार्टफोन 93% है, लेकिन टैबलेट 62% है। यानी स्मार्टफोन से भी टैबलेट का उपयोग वो ज़्यादा चाहते हैं ऐसा लगता है। जापान में 93% स्मार्टफोन और 32% टैबलेट का है। जापान के बाद अमेरिका अगर हम लेते हैं तो वो है 91% स्मार्टफोन और 48% टैबलेट्स का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर इस इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग अलग अलग देशों में किया जा रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हम जानते हैं ये बहुत बड़ा नाम है जुकरबर्ग। ये जुकरबर्ग का मेटा की कंपनी, उसके वो मालिक है। मैंने शायद 2 दिन पूर्व माइक्रोसॉफ्ट का भी इनकम सालाना वो मैंने आपको बताया था। आज मैं ये मेटा का यानी जुकरबर्ग का जो आय है वो 165 अरब डॉलर इतना वार्षिक आवक रेवेन्यू उनको मिल रहा है। लेकिन सोचिए इसमें से 99% जो उनकी रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट में से आ रहा है और सिर्फ 1% रियलिटी लैब जो उनकी है उसमें से उनको आय मिलता है। आप जानते हैं शायद मेटा, जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हम फेसबुक जानते हैं या तो लिंक्डइन जानते हैं या इस प्रकार के कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के उनके पास है और उसमें से उन्हें आय मिलता है। अगर ऐसा देखें तो जे जुकरबर्ग को या मेटा को आय कहाँ से ज़्यादा मिलता है? देखिए अमेरिका और कनाडा में से उनकी टोटल आय जो 165 अरब डॉलर मैंने कहा था, उसमें से 38% अकेले अमेरिका और कनाडा से आ रहा है। यूरोप से 23% उनकी आय है। एशिया पैसिफिक यानी जिसमें भारत भी आ गया 27% और बाकी का 11% है। ये मैं 2024 साल के आंकड़े दे रहा हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का देखा वैसे हमने मेटा का देखा, जुकरबर्ग का देखा। उसी तरह से अगर हम अमेज़ॉन के बारे में अगर बात करें तो, क्योंकि ये भी मल्टीनेशनल है, जो बातें मैं अभी तक कर चुका हूँ इसमें सिर्फ एक क्रिकेट को छोड़कर हम मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल बाबतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी अमेज़ॉन का नंबर लेते हैं तो वो 638 अरब डॉलर की कमाई एक साल में करता है, जिसमें से ऑनलाइन स्टोर्स जो है उनके ऑनलाइन स्टोर्स पर 39% का रेवेन्यू उसमें से मिलता है। थर्ड पार्टी सेलर, उसमें जो आय उनको मिलता है वो आय सिर्फ 25% है। अमेज़ॉन की वेब सर्विस है वो उसमें से 17% मिलता है, एडवर्टाइजमेंट में से 9% मिलता है और सब्सक्रिप्शन में से 7% मिलता है। प्रत्यक्ष स्टोर में से उनको 3% मिलता है और बाकी का है जो 1%। लेकिन फिर से देखिए कि हमने जो जुकरबर्ग का देखा, मेटा का, उसकी आय ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका और कनाडा से आती है। तो अमेज़ॉन का क्या है? अमेज़ॉन का भी 69% का रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से ही आता है। जर्मन से 6%, ब्रिटेन से 6%, जापान से 4% और अन्य जिसमें भारत भी आ सकता है तो 15%। वैसे बोलबाला भारत में अमेज़ॉन की इतनी सारी है कि शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिससे अमेज़ॉन क्या है मालूम नहीं। यानी ये इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल आय, यह जो हमने देखा। अब हम भारत की तरफ आते हैं। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई बहुत जानकारी लोगों के पास इस विषय में है। 2016 का यूपीआई यानी जब वो शुरू हुआ, 2016 का और आज का यूपीआई, इसमें बहुत अंतर, विकास और
आगे बहुत बढ़ा है, इसलिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो चलाता है वो NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की एक कंपनी है, ये यूपीआई चलाती है। हम जानते हैं यूपीआई ने क्या, गूगल पे है, भारत पे, फ़ोन पे, इस प्रकार का जो ऐप आता है, एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में से एक जगह से दूसरी जगह पर पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। हम अगर खरीदते हैं कुछ तो उसका पेमेंट भी हम यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं। देखिए 2016 वाला विषय, साल 2016 और आज 2025 में इसकी प्रगति इतनी सारी हुई है कि 400 से लेकर 450 मिलियन मंथली यूजर्स है। अगर हम लाखों में कहें तो 4000 से 4.5 लाख, 4000 लाख या 4.5 लाख की अभी तक उसका यूजर्स मंथली है। आगे जाकर शायद अगले साल तक ऐसा माना जा रहा है कि ये 600 यानी 6000 लाख तक इसके यूजर्स की संख्या बढ़ सकती है। देखिए लेकिन ये सिर्फ कुछ खरीदना और उसका पेमेंट करना इतना ही नहीं है। अब ये घुस गया है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में, यानी नेफ्ट से आ जाता है या तो कोई और प्रकार से पैसे जो ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो अब यूपीआई भी कर सकता है। यूपीआई क्रेडिट सिस्टम भी कर सकता है, यूपीआई डिजिटल भी कर सकता है। अब तो उनके जो एग्जीक्यूटिव है उनका तो कहना ऐसा है कि हम इसका यूपीआई में एआई का भी उपयोग करेंगे जिसकी वजह से फ्रॉड्स को कम से कम किया जाए। अब ये यूपीआई जब हम कहते हैं और एनपीसीआई का मैंने नाम दिया, यानी सिर्फ भारत की कंपनी है, ठीक है। लेकिन अब ये यूपीआई का प्रोग्रेस इतना सारा हो गया है कि आज 7 देश यूपीआई का उपयोग करते हैं और उनका कहना ऐसा है कि भाई शायद कुछ समय में और 5 देश यूपीआई का उपयोग करेंगे, ऐसा लगता है। यानी हमारे इस पेमेंट सिस्टम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यह इसकी प्रगति इतनी हो गई है कि ग्लोबली नाउ इट इज़ नोन, मेनी कंट्रीज वांट टू यूटिलाइज दिस टेक्निक सो दैट देयर पेमेंट सिस्टम शुड बिकम ईजी, स्मूथ, और इतनी स्पीड में पैसा ट्रांसफ़र होता है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। जब यहाँ से पैसा निकला और वहाँ पहुँचा उसमें कितने सेकंड लगते हैं, ऐसी बात करनी चाहिए। इतना फास्ट यूपीआई का ट्रांजैक्शन है, इसलिए उसका ग्लोबलाइजेशन होना यह मुमकिन है और शायद हो ही रहा है। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।